हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, 11 अगस्त की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं एंड साथ में आपको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। असेंबली ऑफ द लार्जेस्ट एवर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ITER बिगिंस। अब ITER क्या है? देखो, ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है जो फ्रांस में सिचुएटेड है। अभी उसने क्या किया है? एक्सपेरिमेंटल टोकामक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर स्टार्ट किया है। देखो क्या होता है, देखो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक न्यूक्लियर फिजन होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जो एक हैवी एलिमेंट होता है वो दो लाइट एलिमेंट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्यूज होके एक हैवी एलिमेंट में क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। अब क्या है, दोनों प्रोसेसेस में क्या है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, जो हमारा जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है वो क्या है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करेगा, ठीक है। वो एक फ्यूजन रिएक्टर है। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी हम काम कर रहे हैं। देखो टोकामक क्या है, जो इसमें लिखा है ना टोकामक। टोकामक एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है। देखो गाइस क्या है, मैं आपको पहले एक नॉर्मली बता देती हूँ इस पूरी न्यूज़ में है क्या। देखो क्या है, जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, ठीक है, जैसे दो एलिमेंट्स मिलके एक हैवी एलिमेंट में क्या करते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इवन की जो CO2 एमिशन है वो भी बनती है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी पावर एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आगे फ्यूचर नीड्स है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, उसमें क्या है, कार्बन एमिशंस बहुत निकलती हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इसे एड्रेस करने के लिए, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए क्या है, हम एक टोकामक है जो कि एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है, उसे हमने यूज़ किया है। इसमें क्या होएगा, सेम तरह से फ्यूज़न होएगी, लार्ज स्केल फ्यूज़न होएगी। और इसमें सबसे बेस्ट क्या है, कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। और ये सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा। आपको पता है सन और स्टार्स, इनके जो एनर्जी का सोर्स है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, ठीक है। वही उसी तरह से सेम काम करेगा ये टोकामक डिवाइस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ते हैं टोकामक है क्या। टोकामक एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है डिज़ाइन टू प्रूव द फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या होगा, फ्यूजन होएगा, लार्ज स्केल पे होएगा एंड कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल दैट पावर सन्स एंड स्टार। उसी प्रिंसिपल पे जिस तरह सन और स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और वही जो उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी सेम प्रिंसिपल में क्या होगा, टोकामक के अंदर फ्यूजन होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस व्हेन टू और मोर लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई फ्यूज टू प्रोड्यूस अ हैवी न्यूक्लियर। जब दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियाई फ्यूज होकर क्या करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं एंड रिलीजेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन प्रोसेस। ये मैं आपको बता दिया। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इट इज़ द एनर्जी सोर्स ऑफ सन एंड स्टार। यही सेम क्या होता है, सन और स्टार्स में भी यही होता है, वही उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, ये हमने डिज़ाइन क्यों किया है, ताकि हम 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। फर्स्ट क्या, टू प्रोड्यूस 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर। दूसरा क्या, हम चाह रहे हैं जो भी फ्यूजन पावर प्लांट से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, हम उसे इंटीग्रेट कर सकें और उसे ऑपरेट कर सकें, टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर अ फ्यूजन पावर प्लांट। तीसरा क्या है, टेस्ट ट्रीटियम ब्रीडिंग। अब देखो ट्रीटियम ब्रीडिंग क्या होता है, देखो आप इधर देखो। अब क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, मेनली जो ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है, ये दोनों फ्यूज होकर क्या है, हीलियम बनाते हैं। अब जो ट्रीटियम है ना, ये इतना क्या होता है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये बहुत कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो अभी क्या है, हम जो ट्रीटियम है ना, इसको चेक कर रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इतनी पावर नहीं प्रोड्यूस कर सकता जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या कर सके, पूरी कर सके, ठीक है। तो यही है टेस्ट ट्रीटियम ब्रीडिंग एज अ वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ट्रीटियम इज बिकॉज अभी जो ड्यूट्रियम के साथ जो ट्रीटियम यूज़ करते हैं इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर द नीड्स ऑफ फ्यूचर पावर प्लांट। जो फ्यूचर में हम जो पावर प्लांट्स चाहिए उनकी नीड्स को वो पूरा नहीं कर सकता ये ट्रीटियम। तो उस ट्रीटियम की ब्रीडिंग को हम टेस्ट कर सकते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द सेफ्टी करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूजन डिवाइस। अब क्या है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो जिस तरह से जब ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो भी प्रोसेसेस जो प्रोड्यूस करती हैं, वो उसमें एक सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ये फ्यूज़न डिवाइस है, जो कि टोकामक है, उसकी कितनी अच्छी सेफ्टी है, ठीक है। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने डिज़ाइन किया है, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। अब जो ITER मेंबर्स हैं, मतलब जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड हैं, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया भी अपना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड USA। तो आपको गाइस पता होना चाहिए इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, देखो इसके अंदर कुछ डिवाइसेज हैं उसके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ ये इक्विपमेंट्स क्या डिलीवर करेगा इंडिया। जैसे
क्रायोस्टेट, इनवॉल्व शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, आयन साइक्लोट्रॉन, आरएफ हीटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये क्या चीज़ें हैं, कुछ हैं जो इंडिया डिलीवर करेगा। अब इंडिया में ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? अभी इंडिया के अंदर भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा या कोई एजेंसी हो गया, कोई इंस्टीट्यूट होगा जो ये करेगा। तो यहाँ भी ITER एक इंडिया में अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है। साथ में जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर प्लाज्मा रिसर्च है जो कि गांधीनगर गुजरात में सिचुएटेड है, वो क्या करेगा? डिलीवर करेगा इंडिया की कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आई हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेज एन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अभी आपको पता है, देखो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का मकसद हमारा यही है ताकि हम क्या है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट कर सकें। ठीक है, अभी क्या हुआ है, एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक अपना वन स्टॉप सोल्यूशन मिल सकता है। वो जो भी इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रही हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डैशबोर्ड इज एनविसेज्ड एज एन वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब इससे क्या क्या हेल्प मिलेगी? प्रोवाइड विजिबिलिटी टू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। यार सारी विजिबिलिटी मतलब कि आपको सब पता चल जाएगा यार क्या क्या चल रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, तो ये आपको सारा कुछ पता चलेगा। फाइनेंसिंग विद प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर डोमेस्टिक एंड फॉरेन एबल टू असेस अपडेटेड प्रोजेक्ट लेवल इन्फॉर्मेशन। देखो जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेटेड है या क्या फाइनेंस है, किस तरह से कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है उसे किस तरह से फाइनेंस मिलेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी मिल पाएगी। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक फाइनेंस हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, उस सबको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तीसरा क्या है, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो भी जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कंसर्न मिनिस्ट्री या वो कंसर्न डिपार्टमेंट क्या उस प्रोजेक्ट की क्या एक्चुअल प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर कर सकता है, उसे इवैल्यूएट कर सकता है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट। अभी जो डैशबोर्ड है किसने होस्ट किया है? ये इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड ने होस्ट किया है। ये इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंट्री में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको अपडेट करता है और रियल टाइम क्या करता है, उसको शो करता है। ठीक है, डैशबोर्ड इज बीइंग होस्टेड ऑन द इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड एन इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट शोकेसेस अपडेटेड एंड रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। अब जो इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड है ये किसका इनिशिएटिव है? ये DPIIT का, दैट इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि इसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। साथ में इन्वेस्ट इंडिया का भी इनिशिएटिव है जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी है। अब जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये हम ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। ये इनिशिएटिव किसके लिए? ताकि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री को प्रोवाइड कर सकें और हर सिटीजन्स की जो लाइफ है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। इसमें हम कवर करते हैं इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से अपने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब पे हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। ठीक है, इट इज़ एनविसेज दैट, अब हमने क्या इसके अंदर क्या है, 2020 से 2025 के बीच में हम क्या चाह रहे हैं, हम इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चेंगे। कितना एक्सपेंडिचर करेंगे? 111 लाख करोड़ हम खर्चेंगे, जिसमें हम एनर्जी सेक्टर में 24% इन्वेस्ट करेंगे, रोड सेक्टर में 18%, अर्बन सेक्टर में 17% और रेलवे सेक्टर में 12% क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब शेयर किस तरह से है? सेंटर 39% कंट्रीब्यूट करेगी, स्टेट्स 40% कंट्रीब्यूट करेगा और जो भी जो साथ में प्राइवेट सेक्टर है वो 21% कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो यही था कि किस तरह से ऑनलाइन डैशबोर्ड है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, अगर आप थोड़ा बहुत टीवी देखते हो तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से भी प्रधानमंत्री हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो पढ़ते हैं इसको लेके। कुछ डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए गए हैं जरा पढ़ लेते हैं। सब मेराइन ऑप्टिकल फाइबर लेबर, देखो इससे क्या होएगा, जो हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को मेनलैंड जो कि चेन्नई के मेनलैंड है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होएगा, जो अंडमान एंड निकोबार को चीपर और बेटर कनेक्टिविटी मिल पाएगी और जो डिजिटल इंडिया के जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिल पाएंगे। स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन इंप्रूव होएगी, या जो टेलीमेडिसिन या जो बैंकिंग सिस्टम है जो भी डिजिटल चलता है वो सब क्या होएगा, इंप्रूव होगा। टेलीमेडिसिन क्या होता है, लाइक अगर टेलीमेडिसिन के अंदर टेलीफोन आपने कंसल्ट करना है, अगर किसी पेशेंट या डॉक्टर को करना है या फिर इवन डॉक्टर टू डॉक्टर कम्युनिकेट करना है, तो ये सब टेलीमेडिसिन के होता है। हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंड होंगे, अंडमान एंड निकोबार के 12 आइलैंड्स में एक्सपेंड होंगे। इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है उसकी कैपेसिटी इंप्रूव करेंगे। जो पैसेंजर टर्मिनल है कहाँ पे, स्वराज द्वीप में, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड में, उनको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, अलोंग विद वाटर एयरोडोम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो ये कुछ इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स है जो हम अंडमान एंड निकोबार के 12 आइलैंड में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। फिर हम पोर्ट लेयर डेवलपमेंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसको प्रपोज करेंगे ग्रेट निकोबार में। इसमें 2 एडवांटेजेस होंगे। देखो अंडमान निकोबार से क्या है
ईस्ट अपने इंडिया के जो ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं और जो इंडिया के वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उसमें क्या है इंटरनेशनल क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या पास पड़ते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू द बिजी ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट। दूसरा क्या, जो भी इसके डीप नेचुरल वाटर डेप्थ्स हैं दैट कैन अकोमोडेट द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मेगा शिप। तो ये कुछ दो जियोग्राफिकल एडवांटेज है हमें जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, ठीक है। अब हमारे लिए जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखो पहली बात तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इससे क्या जो इंडिया है, जो अपना इंडियन ओशन रीजन है, हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना डिफेंड कर सकते हैं, और वहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना की प्रेजेंस है उसे हम क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इंडिया टू डिफेंड इट्स वाइटल स्टेक्स इन इंडियन ओशन रीजन एंड काउंटरिंग द चाइनीज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन। दूसरा क्या है, हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, ये आइलैंड क्या करता है, डोमिनेट करता है बे ऑफ बंगाल को, जिसमें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सी लाइन, तो मतलब कि इसमें क्या है, डिफरेंट सीज मतलब जो डिफरेंट समुद्र हैं उनसे क्या करता है, कम्युनिकेट होता है। मैं हमने देखा है जो हमारा वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है उसमें जो 30% ट्रेड होता है ना वो इसी रीजन से पास होके जाता है, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं, दीज आइलैंड डोमिनेट बे ऑफ बंगाल विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड सी बोर्न ट्रेड पासिस थ्रू दिस रीजन। मतलब जो भी ट्रेड सी रूट के थ्रू होता है उसमें 30% ट्रेड क्या इस रीजन से थ्रू होता है। दूसरा, इंक्रीज इंपॉर्टेंस इन द इंडो पैसिफिक ईरा एंड प्रोमिनेंट रोल इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आपको पता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है कि जो भी इंडिया के ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं हमें उसके पे ध्यान देना है। तो ये क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंस उसके लिए भी है ये आइलैंड, ठीक है। तो यही था अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव फॉर मैनेजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। अभी क्या ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या काफ़ी बढ़ता है, बढ़ने को मतलब कि देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। देखो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, किस फैक्टर की वजह से होता है, या तो एलिफेंट डेंसिटी मतलब कि या तो जगह कम है और एलिफेंट ज़्यादा है, ह्यूमन डेंसिटी भी या तो फिर ह्यूमन की डेंसिटी ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी मतलब कि नेचुरल सोर्स जो अवेलेबल है वो लिमिटेड है, ठीक है, जिस वजह से ह्यूमन कह रहा है कि नहीं मेरा इस पे हक है, एलिफेंट कह रहा है नहीं भी मेरा हक है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट कवर का एक्सटेंट की वजह से, ठीक है, या फिर क्रॉप रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे जो भी वहाँ पे क्रॉप उगाते हो तो एलिफेंट्स या उन्हें नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हैबिटेट जो एलिफेंट का हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से क्या है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के पास क्या 60% ऑफ एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन है, मतलब जो एशियन एलिफेंट्स हैं इंडिया में 60% एशियन एलिफेंट्स हैं, और जो इनका आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड में, और जिसमें जो कर्नाटका के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट है। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लिए गए हैं। देखो एक सुरक्षा है, ये एक नेशनल पोर्टल है जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम मैनेज करेंगे रियल टाइम मैनर में। इससे क्या होएगा, हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, और डाटा विजुअलाइजिंग जो भी है उसको हम क्या करेंगे, बना सकते हैं। दूसरा क्या है, इससे हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारा डाटा इकट्ठा हो गया इससे हम एक्शन प्लान्स कुछ प्रिपेयर करेंगे, जिससे हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसे किस तरह से हम रिड्यूस कर सकें या फिर मिटिगेट कर सकें, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे, ठीक है। इट विल इनेबल प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान्स फॉर मिटिगेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी क्या हमने बेस्ट प्रैक्टिस कंपेंडियम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेज। अब हमने ऐसे क्या कलेक्शन करें कि किस तरह से हम जो मैनेज कर सकते हैं ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को, जरा हम देख लेते हैं। प्लांटेशन ऑफ फोडर ग्रास टू कीप एलिफेंट हर्ड्स कन्फाइंड टू द फोर। अब हम क्या है, फोडर ग्रास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करेंगे तो एलिफेंट्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हाँ आप अपने फॉरेस्ट के एरिया में ही वो कन्फाइंड रहेंगे, ठीक है। वॉच टावर से क्या होएगा, हम जो एलिफेंट के मूवमेंट्स पे नज़र रख सकते हैं, और वो जो विलेजर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम मैनर में वार्न कर सकते हैं। अल्टरनेटिव क्रॉपिंग विद नॉन एडिबल क्रॉप। अभी क्या जो मेनली जो क्रॉप्स को वो रेड करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब वहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव क्रॉप्स उगाएं। अल्टरनेटिव क्रॉप्स जैसे जो एलिफेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या उनसे क्या करते हैं बिल्कुल डाइवर्ट होते हैं, जैसे चिल्लीज, सिट्रस फ्रूट्स या जिंजर, अनियन, क्योंकि ये जो कुछ क्रॉप्स हैं वो एलिफेंट कंज्यूम नहीं करते, इवन उससे क्या करते हैं रेस्ट्रिक्ट होते हैं, बल्कि दूर भागते हैं। तो अगर हम कुछ क्रॉप्स वहाँ पे उगाएं तो इससे क्या होगा, हम ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट क्रॉपिंग विद एन नॉन एडिबल क्रॉप जैसे चिल्ली, सिट्रस, जिंजर, अनियन नॉट कंज्यूम्ड बाय एलिफेंट में डिटर एलिफेंट फ्रॉम रेडिंग द क्रॉप फील्ड। इससे क्या होगा, एलिफेंट के जो क्रॉप फील्ड हैं उन्हें रेड नहीं कर सकते। लास्ट में क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स क्या करेगी, जो कैंपा फंड में होता है कंपल्सरी जो एफॉरेस्टेशन फंड है उसको यूज़ करेगी फ्रॉम, इससे क्या करेगा, जो एलिफेंट कॉरिडोर लैंड्स हैं उन्हें क्या करेगी, लीगली एक्वायर करेगी, ठीक है। तो गाइस अब ये थोड़ा देख लेते हैं टफ वार, ये आपको पता होना चाहिए टफ वार किससे रिलेटेड है, ये ह्यूमन और एलिफेंट से रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसे टफ वार बोलते हैं। तो गाइस ये स्टेट पीसीएस क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टफ वार, तो आपको ऑप्शन दे देगा तो आपको पता भी नहीं होगा क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये ह्यूमन और एलिफेंट के बीच ये कन्फ्लिक्ट को ही हम टफ वार बोलते हैं। जरा 2015 से जो है 2018 का सिनेरियो देख लेते हैं।
ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 1713 ह्यूमन्स की डेथ हुई है और 373 एलिफेंट की डेथ हुई है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ह्यूमन डेथ देखने को मिले वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिले 307 और ओडिशा में 305। ये सोर्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का सोर्स है। ठीक है गाइस, तो ये क्या छोटी सी न्यूज़ थी जो आपने देखा कि किस तरह से हम जो ह्यूमन एलिफेंट से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्फासिस एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर इम्प्रूविंग फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम। अभी ये आपको पता है किस तरह से यार केरला में लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, असम में फ्लड्स आ रही हैं, बिहार में फ्लड्स आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आपको जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोगों को अर्ली वार्न कर सकें और जो अपना फोरकास्ट सिस्टम है उन्हें हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, देखो अब वही बात है। रिमार्क्स वर मेड ड्यूरिंग अ मीटिंग टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस ऑफ द स्टेट्स लाइक असम, केरल, बिहार एक्सेट्रा टू डील विद मानसून एंड द करंट फ्लड सिचुएशन इन द कंट्री। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री ने कब बोला? अभी एक कुछ मीटिंग हुई होगी जिसमें उन्होंने ये सब किस्सा उठाया कि हाँ यार किस तरह से जो स्टेट्स हैं असम, केरला, बिहार, वो किस तरह से फ्लड या मानसून की वजह से जो डील करती हैं, तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अभी क्या है, इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 329 मिलियन हेक्टर्स है, जिसमें से जो हमारा मोर देन 40 मिलियन हेक्टर एरिया है वो क्या है, फ्लड प्रोन एरिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इश्यूज़ क्या है, हम फ्लड फोरकास्टिंग है, वार्निंग नेटवर्क, मतलब कि कहाँ हमारा जो नेटवर्क है, कहाँ हमारा सिस्टम है जो लैग कर रहा है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज काउंटर मैप्स एंड डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स ऑफ फ्लड प्रोन एरियाज टू मेक रिलायबल फोरकास्ट। मतलब क्या जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं हमने उन्हें अच्छी तरह से क्या मैप ही नहीं किया गया, ना ही उन्हें डिजिटली कनेक्ट कर रहा है, जिस वजह से हम जो फोरकास्ट हैं वो उतना क्या रिलायबल नहीं दिया जाता है, एफिशिएंट नहीं दे पाते। दूसरा क्या, वेरी फ्यू रिवर बेसिन हैव बीन कवर्ड विद ऑटोमेटिक सेंसर्स फॉर ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। अभी क्या है भी, अगर आपको डाटा ऑब्जर्व करना है, कम्युनिकेट करना है, तो हम क्या करते हैं भी यार हर एक रिवर बेसिन का डाटा चाहिए, लेकिन अभी क्या है बहुत ही कम रिवर बेसिन को क्या करा गया, ऑटोमेटिक सेंसर से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम्स में लैग आ रहे हैं। फ्लड प्लेन जोनिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन इनेक्टेड मोस्ट ऑफ द दिस। देखो फ्लड प्लेन एरिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मेनली क्या होता है, रिवर के पास का एरिया, देखो जब अगर सपोज करो रिवर का एरिया ये है, जब भी बारिश आती है तो रिवर क्या अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड करती है, थोड़ी बारिश आती है तो क्या थोड़ा वो ये यहाँ तक आ जाती है, और फिर जब बारिश कम हो जाती है, मानसून चला जाता है तो ये वापस अपने अंदर जाती है। तो अभी क्या है, ये तो क्या है, ये फ्लड प्लेन एरिया ही फ्लड प्लेन है ना, तो कई लोग क्या है यहीं पे रहते हैं, तो जब फ्लड्स बारिश आती है तो फ्लड्स आते हैं, सबसे पहले ये लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये है कि अभी तक क्या है कि हमने क्या किया है, ऐसे जो फ्लड प्लेन जो जोन्स हैं उनको कुछ रेगुलेशन ही नहीं किए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी स्टेट्स में अभी तक इनेक्ट ही नहीं है। अगर आप एक बार उनको रेगुलेशन बनाओ तो बंदा क्या है वहाँ पे रहे ही ना। ठीक है, और अपनी उनकी जान फिर खतरे में भी ना हो। तो ये कुछ रेगुलेशन है जो अभी तक भी काफ़ी स्टेट्स ने क्या इनेक्ट नहीं किया हुआ। लैक ऑफ इनफ्लो फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर द रिजर्वर। ठीक है, फोरकास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो ये कुछ इशूज़ हैं जो हमारे फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग नेटवर्क के साथ हैं। अब इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। इम्प्रूव फोरकास्टिंग बाय IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इम्प्रूव फोरकास्टिंग करी है, जिसमें क्या है वो ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है जिससे हम एक्यूरेट वार्निंग वो इशू कर सके और रियल टाइम मैनर में वेदर को रिपोर्ट जनरेट कर सके। दूसरा क्या है, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, ये मेनली मुंबई के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है। ये कर रहा है जो भी फ्लडिंग से रिलेटेड या फिर स्पेशली ड्यूरिंग हाई रेनफॉल इवेंट या साइक्लोन्स के ड्यूरिंग जो भी अर्ली वार्निंग है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इस इशू को मिटिगेट करने के लिए PM प्रधानमंत्री ने भी क्या किया, हर सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के साथ किया, बेटर कोऑर्डिनेट किया है और उन्हें बोला कि हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करो ताकि हम क्या कर सकें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर सकें और रेजिलिएंट डेवलपमेंट की इस तरह से हमें डेवलप करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, फ्लड्स आए या फिर साइक्लोन्स आए तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इफेक्ट ना पड़े या हमारी लाइफ पे उतना इम्पैक्ट ना पड़े। रेजिलिएंट मतलब वो उसको झेल ले। ठीक है, तो यही बात होती है। अब जरा कुछ देख लेते हैं कुछ फोरकास्ट वार्निंग रिलेटिंग टू कुछ मेजर हजार्ड्स के द्वारा क्या वार्निंग्स है जो कोड प्रोवाइड करते हैं। जैसे IMD है वो रिलेटेड वार्निंग्स किस के द्वारा प्रोवाइड करता है, साइक्लोन, हैवी रेनफॉल, फ्लड्स या ड्रोट के द्वारा, अर्थक्वेक, जब भी कुछ हजार्ड होते हैं तो IMD क्या करता है, वार्निंग इशू करता है। उसी तरह सुनामी के केस में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ये वार्निंग इशू करता है। फ्लड्स के केस में सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये अपनी वार्निंग इशू करता है। लैंडस्लाइड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए जो मेनली नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है ये रिस्पॉन्सिबल है वार्निंग इशू करने के लिए। बाकी एवलेंचेस या स्नो के रिलेटेड जो वार्निंग कौन इशू करता है वो डिफेंस DRDO करता है, इशू करता है। ठीक है, तो ये कुछ है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ पे अपने बढ़ते हैं। इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप
टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा है किस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी वे में डेवलप कर सकते हैं, उसे एक्सेलरेट करने के लिए कुछ पार्टनरशिप हुई है। अभी क्या है, ये जो सेंटर है ये कनाडा इंडिया का रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसमें यही है जो दोनों कंट्रीज़ चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जैसे वाटर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उन्हें क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है वो वर्क कर रहा है इस इंडिया कनाडा सेंटर के साथ फॉर रिसर्च पार्टनरशिप सिंस 2013 से किया है। जो हमारा इंडिया का DST सेंटर है वो इस सेंटर के साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जो मेजर फोकस एरिया है रिसर्च कोऑपरेशन अंडर दिस, ठीक है, वो कौन कौन है, ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट सिटीज़, ऑक्यूपेंट सर्वाइबिलिटी इन बिल्डिंग ड्यूरिंग फायर, जो फायर्स के ड्यूरिंग जो बिल्डिंग्स के अंदर किस तरह की सर्वाइबिलिटी है उसको उसके ऊपर काम कर रिसर्च कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। सेफ एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं, या फिर जो भी वाटर बोर्न या इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उस पर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या कर रहे हैं जो हमारा इंडिया कनाडा सेंटर है वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग। अभी क्या एक रिसर्च हुई है, इसमें बताया कि जो हिमालय के जो जियोथर्मल स्प्रिंग्स हैं जो कि नियर अबाउट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है गढ़वाल हिमालयाज़ में, उसमें देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में CO2 रिच वाटर का क्या है, डिस्चार्ज हुआ है। ठीक है, रिसेंट रिसर्च हैज़ फाउंड दैट हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग्स विच कवर अबाउट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द गढ़वाल रीजन ऑफ हिमालय शो ए सिग्निफिकेंट डिस्चार्ज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आने का क्या सोर्स हो सकता है, देखो जो मेनली जहाँ वो रॉक्स हैं जिसमें मेनली कार्बोनेट रॉक्स हैं, जब वो डीकार्बोनाइजेशन होता है तब वहाँ पे CO2 रिलीज़ होगा। ठीक है, जो मेनली हिमालयन कोर में, साथ में क्या मैग्माटाइजेशन की वजह से CO2 हो सकता है, या फिर ग्रेफाइट की जब ऑक्सीडेशन होती है तो भी क्या हो सकता है, वो CO2 प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसमें यही बताया कि CO2 का क्या सोर्स हो सकता है, फ्रॉम मेटामॉर्फिक डीकार्बोनाइजेशन ऑफ कार्बोनेट रॉक्स प्रेजेंट इन द हिमालयन कोर along with magmatism and the oxidation of the graphite। ठीक है, देखो जियोथर्मल स्प्रिंग हॉट आपको पता ही है, हॉट स्प्रिंग क्या होती है, ये स्प्रिंग होती है मेनली क्या, जियोथर्मल नाम से पता चल रहा है, अर्थ की हीट की वजह से क्या हो रही है, जो स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, हीटेड ग्राउंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल स्प्रिंग इज अ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द एमर्जेंस ऑफ जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर दैट राइजेज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। जो इंडिया में जो फेमस हॉट स्प्रिंग्स हैं ये आपको देखो नाम पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। नुब्रा वैली में पानामिक है, कुल्लू में खीर गंगा है और सिक्किम में युमथांग है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस हॉट स्प्रिंग्स हैं हमारे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट फाइंड 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज इन द माथेरम। अभी क्या है, जो साइंटिस्ट कहाँ के, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के, उन्होंने 140 रेयर स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज को फाउंड किया, इंक्लूडिंग 77 न्यू वन, जिसमें से 77 नई स्पीसीज को उन्होंने फाउंड किया है। कहाँ पे, मुंबई के माथेरन हिल्स में। जो देखो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO है। ये प्रमोट करता है किस तरह से हम नेचर को कंजर्वेशन कर सकें, सिंस 1883 से ही काम कर रहा है। इसका काम यही है कि नेचर को कंजर्व करता है थ्रू रिसर्च, एजुकेशन एंड द पब्लिक अवेयरनेस। और ये क्या करता है, इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रेल्स एंड कैंप फॉर द जनरल पब्लिक। जो आम जनता है उसको क्या करता है, अवेयर भी, कैंप्स लगाता है और उनको अवेयरनेस भी प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, तो यही इसमें न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फाउंड इन रिवर यमुना। अभी क्या देखो, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का मतलब क्या है, देखो अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाती है, बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, सही हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। लेकिन देखो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया जो किसी ड्रग से भी, मल्टी ड्रग मतलब कि मतलब 4-5 ड्रग्स ले लो या 100 वैरायटी के ड्रग्स ले लो, मेडिसिन ले लो, तब भी उन बैक्टीरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कुछ इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो यमुना रिवर में क्या मिले हैं। अभी क्या, ये जो रिसेंट स्टडी किसने की है, IIT दिल्ली ने की है। उनमें क्या है कि यमुना में कुछ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाए गए हैं जो कि लिस्टेड हैं WHO के द्वारा क्रिटिकल लिस्ट, मतलब कि अगर वो आ गए तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को या फिर एनिमल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। उनको पाया गया कहाँ पे, यमुना रिवर में। 2017 में WHO ने पहली बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रायोरिटी पैथोजन, मतलब कि जो बैक्टीरिया, इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनकी लिस्ट रिलीज़ करी थी, जिसमें ये बताया था कि ये जो बैक्टीरिया हैं वो ह्यूमन हेल्थ को क्या कर सकते हैं, हानि पहुँचा सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इवन की डेथ तक भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, इन 2017 WHO पब्लिश्ड द first list of antibiotic resistance priority pathogens bacteria that pose the greatest threat to the human health। देखो इसमें क्या पाया गया, ये जो मेनली जो बैक्टीरिया हैं इनका जो सोर्स है वो सीवेज वाज द मेन सोर्स ऑफ देयर एंट्री इनटू द रिवर। अब इस बैक्टीरिया का क्या इंपैक्ट हो सकता है, इट कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ रिवर वाटर। ऑफकोर्स जो रिवर वाटर की हेल्थ पे सबसे ज़्यादा थ्रेट पहुंचा सकता है, और साथ में क्या कर सकता है, ये ह्यूमंस और एनिमल्स को भी थ्रेट पहुंचा सकता है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंस टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, तो यही है, हमने देख लिया कि किस तरह से जो बैक्टीरियाज हैं, इस तरह के जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं यमुना रिवर से मिले हैं, जो हमारे रिवर वाटर सिस्टम और ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ई संजीवनी देखो ये वेब बेस्ड टेली मेडिसिन सोल्यूशन है, मतलब कि आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हो, वेब बेस्ड है। विच एक्सटेंड्स, इससे क्या होएगा, आप जो स्पेशली जो हमारी हेल्थ केयर है वो हम रूरल सेक्टर तक भी पहुंचा सकते हैं, और इवन जो आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ हैं जो अलग अलग जगह ही रहती हैं वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को पहुंचा सकते हैं। अब जिस तरह से यार मेडी केयर है ये, या फिर मेडी लाइफ, इस तरह की जो ऑनलाइन कंसल्टेशन ऐप्स चल रही हैं, ठीक है, वो है क्या कि आप घर बैठे क्या कर दो, आप कॉन्टैक्ट करो, आपको जो भी फील हो रहा है, बीमारी हो रही है, आप उसको सोल्यूशन है, तो भाई ये इट इज़ अ वेब बेस्ड कॉम्प्रीहेंसिव टेली मेडिसिन सोल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली या टेलीफोन पे आप क्या कर उसका सोल्यूशन ले सकते हो। विच एक्सटेंड्स द रीच ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, जो आप स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर आप कहाँ तक पहुँचाओगे, सर्विसेज टू मासेज इन बोथ रूरल एरियाज और साथ में आइसोलेटेड कम्युनिटी। दो तरह की इसमें टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं, मतलब टेली कंसल्टेशन मतलब आप फ़ोन पे क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से भी कर सकता है, साथ में पेशेंट टू डॉक्टर भी कर सकता है, ये तो मेन है, पेशेंट डॉक्टर से कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होएगा, इट एम्स टू मेक हेल्थ केयर सर्विसेज इक्विटेबल बाय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द अर्बन वर्सेज रूरल, रिच वर्सेज पुअर। इससे क्या है, जो हम अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो इक्विटेबल इक्वली क्या है हर एक बंदे को पहुंचा सकते हैं, और जो अभी जैसे आपको पता है अर्बन और रूरल एरिया में जो गैप है कि हाँ यार अर्बन एरिया में हेल्थ केयर हमारा अच्छा है, रूरल एरिया में नहीं है, तो उस गैप को हम ब्रिज कर सकते हैं, और साथ में जो रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस उसे भी हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये ई संजीवनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली द्वारा, वेलफेयर द्वारा क्या की है, लॉन्च की गई है, ठीक है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए ई संजीवनी के बारे में। लास्ट न्यूज़ पढ़ते हैं आज की, माउंट सिनाबंग वोल्केनो। देखो ये वोल्केनो अभी इरप्ट हुए, कहाँ पे हुए, इंडोनेशिया के सुमत्रा आइलैंड में। जो इंडोनेशिया आपको पता है, इंडोनेशिया ऑलरेडी जो वोल्केनिक प्रोन एरिया है, इसमें 130 एक्टिव वोल्केनोज हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोजीशन ही रिंग ऑफ फायर। अब देखो रिंग ऑफ फायर क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बेल्ट होती है, सर्कल होता है पैसिफिक ओशन के द्वारा, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ है आती रहती है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर इज़ अ बेल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज सर्कलिंग द पैसिफिक ओशन वेयर फ्रीक्वेंट सिस्मिक एक्टिविटी ऑकर, ठीक है। तो यहाँ पे 11 अगस्त की विजन की डेली करंट अफेयर्स खत्म हो गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।